अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है, जहाँ शून का गैंग मेंबर मुराकावा शून की गोली बाहर निकालता है और उसका इलाज कर रहा होता है। शून अब मुराकावा को बताता है कि वो यागिमी से अपने भाई की मौत का बदला लेगा, लेकिन मुराकावा शून को यागामी से माफी मांगने को कहता है, जिसकी बाद शून शॉवर लेने चला जाता है। अब शॉवर लेने के बाद शून यागामी के पास आता है और सबके सामने माफी मांगता है, लेकिन यागामी इसके बदले शून की इंसल्ट करता है और उसे बहुत बुरे से डंडे मारता है, जिसके बाद यागामी के लोग घायल शून को उठाकर बाहर फेंक देते। अब घर वापस आकर शून अपनी गन से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने भाई की तस्वीर देखकर वो रुक जाता है, जिसकी बाद वो यागामी के पिता के पास जाता है और उसे अगवा कर लेता है। जिसके बाद शून यागामी को फोन करके इस बारे में बताता है और उसे यहाँ अकेले बिना हथियार के आने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद यागामी वहाँ अकेला आता है। शून अब यागामी के सामने उसके पिता को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता, और तभी मुराकावा शून को पीछे से मारकर गिरा देता है। अब यागामी मुराकावा से गन मांगता है ताकि वो शून को मार सके, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मुराकावा यागामी को ही शूट करके मार डालता है। अब इसके बाद वो यागामी के पिता को मारने वाला होता है, लेकिन शून उसे ऐसा करने से मना करता है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद शून मुराकावा को धन्यवाद करता है और 3 प्लेनेट पर जाने के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कैटी और गार्सिया खाना लेकर ली के केबिन में जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ली अपने केबिन में नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ली और लोगन को दिखाया जाता है, जो किसी खाली पड़ी सेल में छिपकर बैठे होते हैं, और ली यहाँ अपने डिवाइस ठीक कर रही होती है, क्योंकि उस डिवाइस में सभी की जानकारी होती है, जिसकी मदद से ली सभी से एक एक करके उनके पास से रिलेटेड सवाल पूछकर आसानी से इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगा सकती है। पर तभी वहाँ पर अचानक में भूकंप आने लगता है। वहीं ऊपर की तरफ शून और बाकी लोगों को एवेलिन बताती है कि सेल 50 में हुए नुकसान से शिप में प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे यहाँ की मशीन्स में खराबी आ सकती है और इससे हम सबकी जान भी जा सकती है। इसलिए अब सभी डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल 50 में जाने लगते हैं, और रास्ते में उन्हें बॉन भी मिलता है, जिसे वो शिप के ऊपरी हिस्से में गार्सिया और कैटी के साथ छोड़कर लिफ्ट से सेल 50 में चले जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें लोगन भी मिलता है, जो उनके साथ सेल 50 में जाता है, और यहाँ आकर ये सभी डैमेज एरिया को रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ फंसे एस्ट्रॉइड में धमाका होता है, जिससे वहाँ की सभी चीजें बाहर अंतरिक्ष की तरफ जाने लगती है। इसी दौरान लोगन बुरी तरह से घायल हो जाता है, और सभी लोग लोगन को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं और फिर सेल 50 के गेट को बंद कर देते हैं। वहीं यहाँ ऊपर ली कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि कुछ ही देर में रिंग 50 शिप से अलग होने वाली है, इसलिए वो रेडियो से इसके बारे में लाना को बताती है और जल्दी से सभी को वहाँ से बाहर निकलने को कहती है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलते वक्त लाना पीछे रह जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे लाना सेल 50 में ही लॉक हो जाती है। अब सेल 50 के शिप से अलग होने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे होते हैं। वहीं लोगन की हालत काफी खराब होती है, इसलिए हेनरी और एवेलिन उसे इलाज के लिए ऊपर ले जाते हैं, और शून वहीं पर लाना के पास रुकता है। लाना अब यहाँ शून से कहती है कि वो मरना नहीं चाहती और शून से उसे बचाने की विनती करने लगती है, और तभी शून को एक आइडिया आता है, इसलिए वो लाना को सेल 50 में रखा एक स्पेस सूट पहनकर सेल इंजेक्शन के समय सेल 50 में बने छेद से कूदने को कहता है, जिससे बाद में वो उसे अंतरिक्ष से वापस शिप में ले लेगा। लेकिन लाना काफी डरी हुई होती है और ऐसा करने से मना कर देती है, पर शून के काफी समझाने के बाद वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ब्लड खत्म हो चुका होता है और लोगन को खून की बहुत जरूरत होती है, और किसी को भी लोगन के ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता, इसलिए ली अपने डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करती है, जिसमें अंत में वो कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि लोगन का ब्लड ग्रुप ए है। अब ली इसके बारे में तुरंत रेडियो से कैटी को बताती है, और यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप से
बॉन का ही होता है, इसलिए बॉन लोगन को ब्लड डोनेट करता है। और वहीं यहाँ सेल 50 में लाना को अंतरिक्ष सूट मिल जाता है, जिसे पहनकर वो अंतरिक्ष में जंप करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लाना अभी भी बहुत डरी हुई होती है, इसलिए उसे शांत करने के लिए शून उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर लाना उसे बताती कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सैम है। और आगे वो अपने घर के बारे में भी शून से शेयर करती है। अब शून से बात करके लाना का डर थोड़ा कम हो जाता है और फिर वो सेल 50 में बने छेद से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद अब सेल 50 के शिप से अलग होने के समय शून अपने रिंग के दरवाजे को ओपन करके लाना को अंदर ले आता है और इस तरह से लाना की जान बच जाती है। लाना अब शून को उसकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद करती है, जिस पर शून इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने केबिन में चुपचाप चला जाता है। फिर इसके कुछ देर बाद लाना शून के केबिन में आती है और शून के बेड पर आकर सो जाती है। दूसरी तरफ हमें लोगन को दिखाया जाता है जो अब भी बेहोश होता है और कैटी उसके पास बैठी होती है। और तभी वहाँ ली आती है जो कैटी से कहती है कि कुछ देर वो लोगन का ख्याल रख लेगी। तब तक वो कैटी को आराम करने के लिए कहती है। अब कैटी भी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब लोगन को होश आता है तो वो देखता है कि ली उसके पास खड़ी होती है और ली की आंखों और नाक से खून बह रहा होता है। और इसी के साथ ली भयानक आवाज में चिल्लाते हुए लोगन पर हमला कर देती है। और इसी डरावने एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ली की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे वो लोगन के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। लोगन भी इससे काफी घबरा जाता है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से दूर जाता है और डर के मारे वहीं कोने में जाकर बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ कैटी आ जाती है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लोगन का पास दिखाया जाता है। लोगन दरअसल अमेरिका में रहता है और आज एक सीनियर सिटीजन्स के हॉस्पिटल में उसकी नौकरी का पहला दिन होता है। यहाँ पर लोगन अपनी नौकरी से काफी नाखुश होता है क्योंकि यहाँ पर नौकरी के पहले ही दिन उससे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं, जबकि लोगन ने सोचा था कि यहाँ उसे पौधों में पानी डालने का काम करवाया जाएगा। अब अपना काम खत्म करने के बाद लोगन अपने घर लौट आता है, लेकिन घर के अंदर जाने के बजाय वो कुछ पैसे घर के अंदर रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिर से लोगन हॉस्पिटल आकर अपना काम करने लगता है और यहाँ मिया नाम की एक बूढ़ी औरत लोगन को काफी परेशान करती है। फिर एक दिन सफाई के दौरान मिया लोगन को टीवी पर चल रहे थी अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में बताती है और लोगन को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए कहती है। आगे वो लोगन से ये भी शेयर करती है कि कई साल पहले जब वो जवान थी तो वो एक माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी, लेकिन वो सही वक्त पर फैसला नहीं कर पाई और इस वक्त मिया के हाथ कांप रहे होते हैं, इसलिए वो ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। जो देखकर लोगन मिया के पास आता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब अगले दिन मिया का जन्मदिन होता है, इसलिए लोगन उसके लिए केक और एक व्हीलचेयर लेकर आता है। जिसके बाद लोगन मिया को लेकर समुद्र के किनारे जाता है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है। अब यहाँ लोगन मिया को बताता है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपने घर नहीं जाता। वहीं उसे उसके यानी कि मिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। फिर अगले दिन जब हॉस्पिटल में लोगन मिया के लिए खाना लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि मिया उसे बिना बताए ही हॉस्पिटल छोड़कर चली गई, जिससे लोगन बहुत दुखी हो जाता है और एक चेयर पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और लोगन को मिया का एक मैसेज देता है जो मिया ने उसे लोगन को देने के लिए कहा था। अब ये मैसेज सुनकर लोगन बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन तैयार होकर एक गार्डन में आता है और यहाँ लोगन को एक पेड़ के नीचे थी प्रोजेक्ट का पास मिलता है, जिसके साथ ही एक चिट्ठी भी होती है जिसमें मिया ने लिखा होता है कि तुम्हें तुम्हारे लिए अपनी उम्र की किसी लड़की की जरूरत है, मेरी नहीं। जो सब पढ़कर लोगन बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट समय
समय में मुड़ती है जहाँ कैटी हॉस्पिटल के अलार्म सिस्टम्स को ऑन करके सभी को यहाँ बुलाती है और फिर सभी यहाँ पर आकर देखते हैं कि ली की इन्फेक्टेड होने के कारण काफी बुरी तरह से डेथ हो चुकी है। इसलिए सभी इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या अब भी वो पैरासाइट ली के ब्रेन में या फिर वो फिर से बाहर निकल गया और क्या उसने किसी और को भी इन्फेक्ट कर दिया, इसलिए ली के ब्रेन को चेक करने का तय करते हैं। हेनरी अब एक लेजर कटिंग टूल से ली के ब्रेन को ओपन करके चेक करता है और बाहर खड़े सभी लोगों को अंदर आने को कहता है। यहाँ हेनरी सबको बताता है कि ली इन्फेक्टेड नहीं थी बल्कि किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो सुनकर शून लोगन को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वही आखिरी वक्त में ली के साथ था, लेकिन लोगन सबको समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि उसने और ली ने मिलकर इन्फेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करने का प्लान बनाया था। वो आगे ये भी समझाता है कि ली के पास एक चिप थी जिसमें सभी लोगों के पास की जानकारी थी जिसकी मदद से हम हर एक पर्सन से उसके पास के बारे में कुछ सवाल पूछते और इन्फेक्टेड पर्सन सवालों का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन अपने पास की सारी चीजें भूल जाता और इस तरह से आसानी से इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगाया जा सकता था जो चिप दरअसल ली के पास थी और अब हमें उस चिप को ढूंढना होगा। लोगन अब सभी को ये बातें बता ही रहा होता है कि तभी बॉन मौके का फायदा उठाकर सभी को अंदर लॉक कर देता है और अकेला ही उस चिप को ढूंढने ली के कैबिन में चला जाता है। बॉन के अब जाने के बाद शून वहाँ लगे ग्लास को तोड़कर सभी को बाहर निकालता है और फिर कैटी लोगन के पास वहीं रुकती है और बाकी सभी बॉन को ढूंढने जाते हैं। और अब जब शून, लाना और हेनरी बॉन को ढूंढते हुए ली के कैबिन में आते हैं तो बॉन पीछे से आकर हेनरी के गर्दन पर चाकू रख देता है और शून और लाना को अपनी गन्स नीचे रखने को कहता है। बॉन उनसे कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और इसके लिए वो हेनरी को छोड़ देता है, लेकिन तभी शून बॉन पर गोली चला देता है जिससे बॉन घायल हो जाता है, पर फिर भी वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लोगन कैटी को बताता है कि उसने कभी भी ली को अपना ब्लड ग्रुप नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ली ने उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब कि ली ने चिप के डेटा को एक्सेस करने वाला डिवाइस ठीक कर लिया था। वहीं अब लोगन ली के मौत से काफी इमोशनल हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी उसे ली के हाथ में लगी चिप दिखाई देती है, जिसके बाद लोगन और कैटी ली के हाथ से चिप निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ बॉन के पीठ में गोली लग जाती है जिसे वो एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से बाहर निकालता है और ऐसा करने पर उसे काफी तकलीफ भी होती है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि बॉन इन्फेक्टेड नहीं है क्योंकि इन्फेक्टेड आदमी को दर्द महसूस नहीं होता। वहीं अब शून, लाना और हेनरी कैबिन के बाहर बॉन के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हेनरी को खून के निशान दिखाई देते हैं। वो तीनों अब इन निशानों का पीछा करते हुए एक कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां हेनरी को वो हथियार मिल जाता है जिससे ली को मारा गया था, जो देखकर शून हेनरी से सवाल करता है कि ये कैबिन किसका है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोगन और कैटी को देखते हैं जो ली का डेटा स्कैनर डिवाइस लाने जा रहे होते हैं और लोगन की तबीयत अब भी खराब होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता, इसलिए वो कैटी को स्कैनर डिवाइस का पता बताकर उसे यहाँ लाने को कहती है। अब इसके बाद कैटी लिफ्ट से रिंग नंबर 1 पर पहुंच जाती है जहाँ स्कैनर डिवाइस रखी होती है और यहाँ पहुंचकर कैटी डिवाइस को ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो डिवाइस को ऑन करके अपने बारे में जानकारी निकालती है। और फिर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ शून और लाना घायल पड़े लोगन के पास आते हैं और उससे कैटी के बारे में पूछते हैं। लाना लोगन को बताती है कि जिस हथियार से लीना का खून हुआ था वो हमें कैटी के केबिन में मिला है, जिस पर फिर अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि कैटी अपने पास की वीडियो क्लिप्स को देखकर काफी परेशान हो जाती है और उस डेटा चिप को निकालकर तोड़ देती है और तभी वहाँ पर शून और लाना भी पहुंच जाते हैं और फिर इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है।
अब एपिसोड 9 की शुरुआत में कैटी अपने हाथ में चिप ली हुई होती है और फिर उसे अपने पास के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें कैटी एक जलती हुई कार के सामने खड़ी होती है। जो सब याद आने पर कैटी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि किसी को उसका पास पता ना चले, इसलिए वो उस चिप को तोड़ देती है। और तभी वहाँ पर शुन और लाना भी आ जाते हैं और वो कैटी को चिप को नष्ट करते हुए देख लेते हैं, जिससे उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि कैटी इन्फेक्टेड है। पर कैटी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन वो दोनों उस पर यकीन नहीं करते। इसलिए कैटी शुन पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है, पर जल्दी लाना उसे पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैटी का पास दिखाया जाता है। कैटी दरअसल आइलैंड में रहती है और यहाँ वो एक छोटे से गांव में आती है जो समुद्र के किनारे बसा होता है और यहाँ अपने भाई एंड्रयू से आकर मिलती है। एंड्रयू दरअसल इस गांव का मुखिया होता है और यहाँ सभी उसकी काफी इज्जत करते हैं। वो जब कैटी से मिलता है तो यहाँ वो कैटी से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि वो काफी समय पहले उसे बिना बताए छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए कैटी उससे माफी मांगती है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर लौटते हैं, जहाँ कैटी एंड्रयू से बताती है कि वो अब यहीं पर रहना चाहती है। फिर अगली सुबह कैटी यहाँ के लोगों के साथ काम कर रही होती है कि तभी वो एक सुंदर से घोड़े को देखती है, जिसे वो घोड़ा काफी पसंद आ जाता है। लेकिन जब कैटी उस घोड़े के पास जाती है तो वो घोड़ा थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, जिससे कैटी घबराकर पीछे हट जाती है। और तभी वहाँ पर उस घोड़े का मालिक आता है जिसका नाम माइक होता है। अब माइक कैटी को उस घोड़े के बारे में बताने लगता है और तभी वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है, जिसे देखकर माइक वहाँ से चला जाता है। अब माइक के वहाँ से जाने के बाद एंड्रयू कैटी को माइक से दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही वो ये भी समझाता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे एंड्रयू के नियम मानने पड़ेंगे। जो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद कैटी की गर्दन में थोड़ा दर्द होने लगता है और अब हम यहाँ देखते हैं कि कैटी की गर्दन के पीछे की तरफ कोई डिवाइस लगी हुई है। अब अगली सुबह लोग समुद्र के किनारे प्रार्थना करने जा रहे होते हैं, जिन्हें कैटी देख रही होती है, जो फिर एंड्रयू से कहती है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद अब एंड्रयू कैटी को भी प्रार्थना के लिए चलने को पूछता है और यहाँ पर प्रार्थना के दौरान कैटी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है और अब कैटी एंड्रयू को बताती है कि ये ड्रोन उसके लिए आया है। जिसके बाद कैटी अपने गर्दन से बाल हटाती है और वो ड्रोन कैटी की गर्दन में लगी चिप को स्कैन करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जो सब देखकर एंड्रयू कैटी से गुस्सा होकर बाकी सभी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कैटी अपने भाई से कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है, लेकिन एंड्रयू उसे अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। और तभी पर वहाँ माइक आता है जो कैटी को अपने साथ एक खंडर जैसे पुराने घर में लाता है, जहाँ वो दरअसल रहता है। साथ ही वो यहाँ उसे 2 घोड़े भी दिखाता है, जिनको देखकर कैटी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों घोड़े पर बैठकर समुद्र के किनारे घूमने निकल जाते हैं। और यहाँ पर कैटी बहुत तेज घोड़े को भगा रही होती है, जिससे अंत में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो घोड़े से बुरी तरह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। यहाँ फिर कैटी एंड्रयू से माइक के बारे में पूछती है, जिस पर एंड्रयू उसे बताता है कि उसने माइक को गांव से बाहर निकाल दिया है। जो जानकर कैटी एंड्रयू से झगड़ा करने लगती है। वो अब एंड्रयू से कहती है कि तुम कभी नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊं। जिस पर एंड्रयू कहता है कि तुम छोटी बच्ची थी जब तुमने उस वैन को जला दिया, जबकि तुम जानती थी कि वो लड़का उसके अंदर था। जिसके जवाब में वो कहती कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर आखिर में कैटी एंड्रयू से सवाल करती है कि मैंने जो पास में किया उसके लिए क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। जो सुनकर कैटी एंड्रयू से गले लगती है और बाद में वो उस गाँव को छोड़कर चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट समय में शिफ्ट होता है और यहाँ जब कैटी होश में आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो एक चेम्बर में बंद होती है। इसलिए वो लाना को उसे यहाँ से बाहर निकालने की विनती करती है। वहीं चेम्बर के बाहर शुन और लाना और बाकी सभी लोग खड़े होकर ये सब सुन रहे होते हैं।
और वहीं सभी को लग रहा होता है कि कैटी इन्फेक्टेड है, इसलिए सभी थी प्लेनेट पर पहुंचने तक कैटी को चेम्बर में ही बंद रखने का फैसला करते हैं। अब यहाँ लोगन कैटी से मिलने आता है और कैटी से सवाल करता है कि क्यों उसने चिप को तोड़ दिया, जो इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगाने का आखिरी रास्ता था, जिसका जवाब कैटी देने से मना कर देती है। इसलिए फिर लोगन गुस्से में उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर अब थोड़ी देर बाद अचानक से पूरी शिप हिलने लगती है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी एवेलिन बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिप थी प्लेनेट की ग्रेविटी फील्ड में पहुंच चुका है और अब सभी को थी प्लेनेट नजर आने लगता है, जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिख रहा होता है। अब सभी लोग ये नजारा देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अब बॉन लोगन के पास जाकर उसे भी ये बताता है। लेकिन तभी लोगन को दिखाई देता है कि इस प्लेनेट का आधा हिस्सा पूरी तरह से काला है और बाद में सभी लोग भी इस चीज को देखते हैं। साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करते हैं कि उनकी शिप के एक हिस्से में कोई मशीन एक्टिवेट हो गई है। इसलिए सभी शिप के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर मशीन एक्टिवेट हुई है और दरवाजा खुलने पर सभी देखते हैं कि ये एक बड़ी सी हाईटेक मशीन होती है, जो देखते ही देखते पूरी शिप को कंट्रोल करने लगती है, जिससे शिप में प्रोटोकॉल 47 एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। फिर तभी रिंग 9 में भी कुछ गड़बड़ होने लगती है, इसलिए शून और लाना रिंग 9 में आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां पर किसी तरह की गैस का रिसाव हो रहा है। हेनरी को अब कंट्रोल रूम में उस गैस का सोर्स मिलता है, जो एक दीवार के पीछे होता है, इसलिए वो उस दीवार को एक कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि दीवार के पीछे उसी गैस के सिलेंडर रखे हुए होते हैं और गैस सिलेंडर्स पर बने निशान से हेनरी समझ जाता है कि ये एक जहरीला गैस है और जल्दी ये पूरी शिप में फैलने वाली है। इसलिए अब बॉन्ड सभी से कहता है कि ये सब उस पैरासाइट की वजह से हो रहा है, जो कैटी के शरीर में है, और अगर हम सभी कैटी को मार दे तो ये पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा और इससे ये गैस का रिसाव भी बंद हो जाएगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद शून भी बॉन्ड की बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि अगर गैस का रिसाव बंद नहीं हुआ तो शिप में सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि लोगन यहाँ से गायब है, क्योंकि लोगन कैटी की जान बचाने के लिए उसे चेम्बर से निकालकर अपने साथ ले जाता है और अब सभी लोग लोगन और कैटी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन लाना कैटी की जान लेने से मना कर देती है, जिसके बाद शून और बॉन गन लेकर कैटी को ढूंढने लगते हैं। अब देखते ही देखते ये दोनों लोगन और कैटी को ढूंढ लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो लोगन और कैटी को पकड़ लेते हैं। अब इस दौरान कैटी उन्हें बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके पास के बारे में पता चले, इसलिए उसने चिप को तोड़ दिया। साथ ही लोगन भी उन्हें कैटी को ना मारने के लिए विनती करने लगता है, जो सब देखकर शून अपनी गन नीचे कर लेता है और तभी रेडियो पर गार्सिया शून से कैटी को जिंदा लाने को कहती है। जिसके बाद सभी हॉस्पिटल में आते हैं, जहां हेनरी सभी को बताता है कि मेडिकल साइंस में एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी पर्सन की शरीर का टेम्परेचर लो करके उसे मार दिया जाता है, जिसके बाद उस पर्सन को वापस जिंदा करने के लिए हमारे पास 12 मिनट का वक्त होता है। लेकिन इस तरीके को अब तक किसी के ऊपर आजमाया नहीं गया है, इसलिए काम करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे वो ये भी शेयर करती कि जब इस टेक्निक की मदद से कैटी के शरीर को डेड कर दिया जाएगा तो अगर उसके अंदर कोई पैरासाइट हुआ तो वो मर जाएगा और शिप में गैस का रिसाव बंद हो जाएगा, जिसके बाद हम कैटी को वापस जिंदा कर सकते हैं, जिसके लिए लोगन मना करता है। लेकिन कैटी इसके लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद कैटी के शरीर से खून निकालकर उसे एक मशीन की मदद से ठंडा करके वापस से कैटी के शरीर में भेजा जाता है, जिससे कैटी के शरीर का टेम्परेचर कम होने लगता है और कुछ ही देर में कैटी की मौत हो जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद भी गैस का रिसाव रुकता नहीं है, जिससे ये साबित हो जाता है कि कैटी इन्फेक्टेड नहीं है। इसलिए हेनरी उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी कैटी के शरीर में कोई हलचल नहीं होती
और फिर आखिर में हेनरी हार मानकर कोशिश करना बंद कर देता है। पर थोड़ी देर बाद ही अचानक कैटी का दिल धड़कने लगता है और वो देखते ही देखते जिंदा हो जाती है, जो देखकर लोगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कैटी से गले लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से शिप के सायरन बजने लगते हैं। इधर कंट्रोल रूम में एवेलिन को लगता है कि शिप की कैप्टन को इसके बारे में जरूर पता होगा, इसलिए वो जल्दी से कैप्टन के केबिन में गार्सिया के साथ जाती है। दूसरी तरफ शून को एक आइडिया आता है और वो सभी को बताता है कि अगर हम सभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद से सांस ले तो हवा में फैली हुई जहरीली गैस का हम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अब शून, लाना और हेनरी शिप पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन के केबिन में गार्सिया को एक टैबलेट मिलता है, जिसे ऑन करने पर उन्हें थी के सोलर सिस्टम का होलोग्राम दिखाई देने लगता है। लेकिन एवेलिन को इस सोलर सिस्टम में एक आयरिस नाम का प्लैनेट दिखाई देता है, जिस पर उसे ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि मिशन के दौरान किसी भी क्रू मेंबर को इस आयरिस प्लैनेट के बारे में नहीं बताया गया था। इसलिए अब वो टैबलेट में और भी जानकारी ढूंढने लगती है, जिससे फिर उसे उसमें क्लासिफाइड फाइल मिलती है, जिसमें उन क्रू मेंबर्स की जानकारी होती है जो इससे पहले आयरिस प्लैनेट पर गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा था। जिससे अब एवेलिन गार्सिया को खबर करती है कि अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट सकता। और इधर कंट्रोल रूम में हमें कैटी और लोगन को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए सामने थी प्लैनेट को देख रहे होते हैं। और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें बॉन्ड को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रिंग नंबर 1 पर उस मशीन के पास आता है, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल 47 शुरू हुआ था, और कुल्हाड़ी से उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ एवेलिन और गार्सिया टैबलेट में एक वीडियो देखते हैं, जो आयरिस प्लैनेट पर शूट किया गया था, जिसमें आयरिस प्लैनेट पर गए लोग ठीक उसी तरह से मर रहे होते हैं जिस तरह से यहाँ शिप पर इन्फेक्टेड लोगों की मौत हुई थी, जिसका साफ मतलब है कि थी प्रोजेक्ट वालों को इस पैरासाइट के बारे में पहले से पता था, फिर भी उन्होंने जानबूझकर एवेलिन और बाकी सभी लोगों की जान को खतरे में डाला और उनसे सच्चाई छिपाई। आगे एवेलिन गार्सिया को बताती है कि कुछ क्रू मेंबर्स को पहले ही इस एलियन पैरासाइट के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने इसको खत्म करने के लिए प्रोटोकॉल 47 बनाया। वहीं दूसरी तरफ शून, लाना और हेनरी रिंग नंबर 5 पर रखी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को उठाकर ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, और तभी कैटी कंट्रोल रूम से रेडियो पर उन्हें बताती है कि जल्दी रिंग नंबर 5 पर गैस फैलने वाली है, इसलिए वो उन्हें जल्दी से वहां से बाहर निकलने को कहती है। जो सुनकर सभी यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन यहाँ हेनरी पीछे रह जाता है और अब रिंग नंबर 5 में गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। लेकिन शून किसी तरह से हेनरी को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब क्योंकि थोड़ी सी गैस हेनरी के शरीर में जा चुकी होती है, इसलिए यहाँ हेनरी की तबीयत खराब होने लगती है। वो अब शून को एक मेडिसिन का नाम बताकर उसे हॉस्पिटल से लाने को कहता है, जिससे कि वो ठीक हो सकता है। इसलिए शून और लाना जल्दी से मेडिसिन लाने हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर शून मैक्स की लाश के पास एक फोटो देखता है, जिसमें मैक्स के साथ एक छोटा बच्चा होता है। और अब जब शून इस फोटो को पलट कर देखता है तो अचानक से उसकी एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं, और अब वो लाना को हेनरी की मेडिसिन लेकर अकेले वहाँ से जाने को कहता है। अब लाना के वहां से जाने के बाद शून फिर से फोटो के पीछे देखता है, जहां पर मैक्स एंड सैम लिखा होता है, जो देखकर शून को लाना पर शक होने लगता है, क्योंकि लाना ने उसे अपने भाई का नाम सैम बताया था, लेकिन असल में सैम तो मैक्स के छोटे भाई का नाम था। अब इधर लाना हेनरी को जाकर इंजेक्शन देती है, और फिर हेनरी लाना से कहता है कि अगर थोड़ी देर में इसका रंग ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब है कि मेरे शरीर से गैस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और अगर ये ग्रीन नहीं हुआ तो तुम लोगों के लिए मेरे हिस्से की थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन बच जाएगी। जो ऐसा कहकर घबराहट में हंसने लगता है, और तभी वहाँ पर गार्सिया भी आ जाती है, जिसे देखकर हेनरी लाना से गार्सिया को उसकी खराब तबीयत के बारे में बताने को मना करती है। अब फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ कैटी बॉन्ड को लेने रिंग नंबर 1 पर आती है, क्योंकि शिप पर गैस तेजी से फैल रही होती है।
लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि ये एक लॉन्चिंग मशीन है जिससे वो सभी सुरक्षित थी प्लैनेट पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें 150 केजी से ज्यादा वेट नहीं जा सकता, जिसका मतलब उससे सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं और ये दोनों बाकी सबको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसलिए वो कंट्रोल रूम में वापस से आ जाते हैं और बाकी सभी लोगों को इसके बारे में खबर करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बाकी लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसलिए अब सभी आगे का प्लान बनाने के लिए शून और लाना को ढूंढने लगते हैं। अब सीन फिर से चेंज होता है जिसमें शून लाना के कैबिन में आकर कुछ ढूंढने लगता है और यहाँ उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है जिसे ऑन करने पर उसमें से लाना की आवाज आने लगती है, जिसमें लाना कह रही होती है कि उसका नाम लाना है और यहाँ शिप पर मेरे साथ 8 लोग और हैं जिनका नाम शून, ली, एवेलिन, गार्सिया, कैटी, हेनरी, लोगन और बॉन है और उन सबको पता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ अकेली बची हूँ। और तभी वहाँ पर लाना भी आ जाती है जो शून से सवाल करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सुनकर शून लाना की तरफ देखता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एरिक बचकर डक पाइप्स में चला गया था, जिसके बाद हम लाना को देखते हैं जो रात के वक्त पूल में नहा रही होती है और तभी अचानक से वहाँ पर एरिक आ जाता है और लाना को पकड़ लेता है। लाना अब कैसे तो एरिक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार एरिक लाना को काबू में कर लेता है, जिसके बाद पैरासाइट एरिक के शरीर से निकलकर लाना के शरीर में घुस जाता है, जिसके बाद वो पैरासाइट लाना के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर भी बार बार इन्फेक्टेड लाना को उसके पास के विजन्स आ रहे होते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि लाना ने ही हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट किया था, क्योंकि हेनरी वहां रखे स्कैनर से सभी का ब्रेन स्कैन करने वाला था, जिससे इन्फेक्टेड पर्सन की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही हॉस्पिटल में जब ली लाना से उसके पास के बारे में कुछ पूछती है तो लाना इसका सही जवाब नहीं दे पाती, इसलिए ली को पता चल जाता है कि लाना ही इन्फेक्टेड है और वो इस बात को दूसरों को भी बताने जाती है। इसलिए मजबूरी में लाना को ली का हत्या करना पड़ता है, जिसके बाद वो जानबूझकर खून के निशान बनाती है और हथियार को कैटी के केबिन में छिपा देती है, जिससे कि सारा शक कैटी पर जाए। जिसके बाद वो नहाने जाती है, जहां पर अचानक उसे रूबी की याद आने लगती है और उसे ली का हत्या करने पर काफी अफसोस भी होता है। इसी दौरान इन्फेक्टेड लाना को शून से प्यार हो जाता है और इन सब बातों से हमें पता चलता है कि पैरासाइट की दिमाग कंट्रोल करने के बावजूद भी लाना का एक हिस्सा अभी भी उसमें जिंदा है। अब सीन प्रेजेंट समय में आता है और शून को अब पता चलता है कि लाना ही इन्फेक्टेड पर्सन है, इसलिए वो उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन आखिर में लाना उस पर भारी पड़ती है और वो शून को गन पॉइंट पर ले लेती है, पर लाना शून से प्यार करती है इसलिए वो उसे गोली नहीं मारती, जिसके बाद वो अपनी गन शून को दे देती है। अब गन लेकर शून लाना के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और तभी गार्सिया रेडियो पर शून को लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बताती है। इसलिए अब शून लाना को उठाता है और लॉन्चिंग व्हीकल में ले जाकर रख देता है, जहां होश में आने पर लाना देखती है कि शून बाहर खड़ा है। लाना अब शून के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक लॉन्चिंग व्हीकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बाद वो शिप से निकलकर थी प्लैनेट की तरफ जाने लगता है। अब क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन शिप से बाहर जा चुका होता है, इसलिए प्रोटोकॉल 47 बंद हो जाता है, जिसकी बाद सभी को पता चलता है कि शिप जल्दी थी प्लैनेट पर लैंड होने वाला है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हेनरी देखता है कि उसके हाथ का रंग ब्लू होने लगा है और अब यहाँ हेनरी की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो गार्सिया पर खून की उल्टी कर देता है। जिसके बाद अब हमें शून को दिखाया जाता है जो लाना को जाते हुए देख रहा होता है और दूसरी तरफ लाना भी शून को देख रही होती है और तभी लाना को लॉन्चिंग व्हीकल में से एक लड़की की आवाज आती है जो सभी को चेतावनी देते हुए कहती है कि थी पर कोई लैंड मत करना, क्योंकि थी हमारे लिए सुरक्षित ही नहीं है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये पहला सीरीज यहीं समाप्त हो जाता है। और अगर आपको इसके आगे का सीरीज देखना है तो इसका लॉन्च होते ही मैं जल्दी इसे पब्लिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप मेरी कोई भी एंटरटेनिंग वीडियोस मिस ना कर सको। वहीं अगर आपको थोड़ा भी मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही।
अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।